इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑर्गेनिज्म जो सेकंड पार्ट है। इसमें हम एनिमल के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स हमने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट के बारे में, प्रोटिस्ट के बारे में, फंगस के बारे में बात किया था और यहाँ पे हम एनिमल के बारे में बात करेंगे। तो एनिमल को आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं कि एनिमल जो है नॉन कॉर्डेट हो सकते हैं या फिर इनवर्टिब्रेट इसको बोलते हैं, और कॉर्डेट हो सकते हैं। इनवर्टिब्रेट में बहुत सारे फाइलम, पोरीफेरा है, सिलिंट्रेटा है, एक ग्रुप है जिसमें दो फाइलम आ जाते हैं, निडेरिया एंड टीनोफोरा। हेलमिन्थीज है, हेलमिन्थीज में प्लेटीहेलमिन्थीज एंड एस्केहेलमिन्थीज। ये एनिलीडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। और फिर कॉर्डेट में आ जाते हैं आपको प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। तो यहाँ पे ये मैं आपको क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल व्यू की बात कर रहा हूँ, ओवरव्यू जो ऑर्गेनिज्म का है। जो पोरीफेरा होते हैं वो सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में बात किए थे प्रोटिस्टा के बारे में, और वहाँ पे हम देख रहे थे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। पोरीफेरा जो है यहाँ पे सेल मल्टीपल सेल होंगे, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ ग्रुप ऑफ सेल किसी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में होता है। अभी यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं बना है, पोरीफेरा में कोई ऑर्गन नहीं बना। सेल ट्रेट्स की जब बात करते हैं, निडेरियंस की बात करेंगे, टीनोफोरेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल पे होगा। सेल्स मिलाकर टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बनता है। और यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसे सेल ट्रेट्स जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मीन्स कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो टाइप के जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा और एंडोडर्म प्रेजेंट होगा सेल ट्रेट में। उसके बाद इवोल्यूशन में हम और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीन मतलब कि ऑर्गन का फॉर्मेशन। अब वहाँ पे ऑर्गन बन गए हैं, वो जो सेल थे, सेल टिश्यू में आए, फिर टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना। तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका मिलेगा हेलमिन्थीज पे। इसके आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वहाँ पे सभी में मिलेगा। हेलमिन्थीज जो हैं इनको ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थीज होते हैं और एस्केहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज जो हैं फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट होते हैं। एंड एस्केहेलमिन्थ जो है राउंड वॉर्म होते हैं, जैसे सी एलिगेंस। सी एलिगेंस आप डेप बायो में पढ़ते हैं। फ्लैट वॉर्म जो है एग्जाम्पल है टेप वॉर्म है, फ्लूक्स हैं, और एस्केहेलमिन्थीज के एस्कैरिस हैं। फाइलेरियल वॉर्म होता है, विचरेरिया, एंड साइक्लोस्टोमा है, हुक वॉर्म इसको बोलते हैं। तो ये एस्केहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट होते हैं, और एस्केहेलमिन्थीज राउंडेड होते हैं, इसलिए राउंड वॉर्म बोलते हैं इसको। अब आपने देखा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट तक था। यहाँ पे हेलमिन से आगे जितने भी हम बात करेंगे ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब कि 3 जर्म्स लेयर होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होंगे। तो प्लेटिहेलमिन्थ में जो तीनों ड्रम होते हैं वहां पे कोई सीलोम नहीं प्रेजेंट होता।
तो इसलिए प्लेटिहेल मीन्स को हम एसीलोमेट बोलते हैं, जो कि ये फ्लैट होते हैं और फ्लैट होने की वजह से ये जो है नैरो स्पेस में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है और इनको सेल के इनसाइड मूव करना होगा, सेल के बीच में जो स्पेसेस हैं, तो नैरो स्पेस में फ्लैट होने की वजह से ये मूव कर सकते हैं। ये एक एडेप्टेशन है। तो फ्लैटियल मिन्थीज जो होते हैं, यहाँ पे अगर ये फ्लैट हैं तो इनमें सीलोम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए फ्लैटियल मिन्थीज एसीलोमेट होते हैं। एस्केहल मिन्थीज राउंड वर्म होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, तो इनमें सीलोम जो है, कैविटी होगा, सीलोम जो है प्रेजेंट होगा। एनिलिड में आपका एग्जाम्पल आ जाता है अर्थवॉर्म, लीच है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट 3 पेयर्स ऑफ लेग, आर्केनिड जो है 4 पेयर्स ऑफ लेग, क्रस्टेशियन 5 पेयर्स ऑफ लेग। मोलस्क होते हैं, मोलस्क सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं और सॉफ्ट बॉडी होने की वजह से अगर उनको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर जो है शेल होती है, कवरिंग होता है। जैसे आप लेमिना पेरिग्रा की बात करते हैं, और लेमिना पेरिग्रा में सेल की क्वाइलिंग जो टॉर्सन होता है ना, पाइला जो होता है उसमें भी टॉर्सन होता है। तो सिनिस्ट्रल है या डेक्स्ट्रल है, या आप पढ़ते हैं कि जो मैटरनल इफेक्ट है, मैटरनल इफेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं वो इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं, मेराइन होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है सी अर्चिन, ये सभी मेराइन नेचर के होते हैं। यहाँ सभी में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीलोमेट की बात करेंगे, अलग अलग टाइप के सीलोमेट होते हैं, आगे हम बात करेंगे भी। प्रोटोकॉर्डेट, जो कॉर्डेट हैं, कॉर्डेट में पहले जो कॉर्डेट थे उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट। और यहाँ पे नर्व कॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेट में यहाँ पे नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड होता है। और अगर यही यही नोटोकॉर्ड चेंज हो जाए वर्टिब्रल कॉलम में, तब फिर उसको हम बोलने लगते हैं कि वर्टिब्री है, वर्टिब्रेट है, जिसमें वर्टिब्री प्रेजेंट होता। तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये वर्टिब्रेट हैं। ये आपके 5 डिफरेंट क्लासेस हैं वर्टिब्रेट के, जिसमें नर्व कॉर्ड होगा एंड वर्टिब्रल कॉलम होगा। और यही वर्टिब्रल कॉलम जो है नोटोकॉर्ड जब इवॉल्व हुए हैं तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है। प्रोटोकॉर्डेट में हेमिकॉर्डेट हैं, सिफेलोकॉर्डेट हैं, यूरोकॉर्डेट हैं। हेमिकॉर्डेट में बेलेनोग्लासस है, एक्रोन वर्म इसको सिंपली बोलते हैं, एम्फियोक्सस को लेंसलेट बोलते हैं। यूरोकॉर्डेट्स जो है ट्यूनिकेट्स होते हैं, हर्डमानिया कॉमन एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम। तो सीलोमेट कंडीशन चेक करते हैं, सीलोमेट कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट, साइजोसीलोमेट, एंट्रोसीलोमेट, ये कैटेगरी है। ए सीलोमेट जो है, यहाँ पे सीलोम नहीं होता, ए सीलोमेट में सीलोम नहीं होता है। फ्लैट वार्म अभी हमने बताया, इसके हेलमेंथ इसके एग्जाम्पल हैं। तो कैसे होते हैं ये एक्टोडर्म है, ये इनका एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। और ये मीजोडर्म है, और ये एंडोडर्म है। कहीं पे सीलोम नहीं है। ये अगर हम इसको इसे मीजोडर्म बना दें, और बाहर का जो है ये पूरा एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है, और ये आपका एंडोडर्म है। मीजोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म है, और यहीं पे बीच में आपका
यहाँ ये गट है, ये गट है, गट है ये। सीडोसिलोमेट में जो सीलोम होगा ये आपका एक्टोडर्म, उसके बाद हम बना लेते हैं एंडोडर्म लेयर, और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पे गट है, ये गट है। और ये जो है आपका, ये आपका मीजोडर्म है। तो ये सबसे बाहरी लेयर एक्टोडर्म, उसके बाद जो है मीजोडर्म, और सबसे इनर साइड में एंडोडर्म। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला पोर्शन, ये होता है सीलोम, ये सीलोम। और जो सीलोम है ये बाहर से मीजोडर्म से कवर है, मीजोडर्म से कवर है बाहर से, और इधर इनसाइड जो है एंडोडर्म होता है। तो सीलोम अगर मीजोडर्म और एंडोडर्म से कवर है तो ऐसे सीलोम जो है सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट में प्रेजेंट होते हैं। राउंड वॉर्म एग्जाम्पल है, राउंड वॉर्म में सीडोसिलोमेट होता है। साइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट को हम ट्रूसिलोमेट बोलते हैं। ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये ट्रूसिलोमेट होते हैं, इनको हम यूसिलोमेट बोलते हैं। और थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट फिर सेम स्ट्रक्चर होता है। एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, यहाँ पे साइजोसिलोम कंडीशन देखा जाता है। उसके बाद इकाइनोडर्मेट से लेके प्रोटोकॉर्डेट, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल सभी में एंट्रोसिलोमेट होते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं कि साइजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट में क्या डिफरेंस है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इस तरीके से जो है मेम्ब्रेन इनसाइड बल्ज करता है, ये मेम्ब्रेन बल्ज करता है। तो यहाँ ब्लास्टोपोर बनता है, ये ब्लास्टोपोर है, और आगे चल के ये गट बनेगा। और यहीं पे, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ये मीजोडर्मल नेचर के सेल्स हैं, ये मीजोडर्मल नेचर के सेल्स हैं, मीजोडर्म। और ये बाहर एक्टोडर्म है, और ये आपका फ्यूचर गट है। आफ्टर डेवलपमेंट जो है, जब कंप्लीट डेवलपमेंट होगा तो आप सीलोम जो देखेंगे अरेंजमेंट उसका, और ये बीच में आपका एंडोडर्म है और ये गट है। जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स आगे चल के सीलोम बनाएंगे। यही सेल इस तरीके से अरेंज होते हैं, सेल्स अरेंज होंगे और सीलोम बनाएंगे। तो हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये अभी जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये मीजोडर्म लेयर है, ये मीजोडर्म लेयर है, ये मीजोडर्म लेयर है। और इस मीजोडर्म लेयर में यहाँ पे आप ये जो स्पेस देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे सीलोम, ये होता है सीलोम, सीलोम। तो यहाँ पे सीलोम जो है वो कवर होता है किससे? ओनली मीजोडर्म से। तो सीलोम जो है मीजोडर्म से कवर है, जबकि सूडोसिलोमेट में मीजोडर्म और एंडोडर्म से सीलोम कवर था। ट्रू सिलोमेट में जो सीलोम होगा वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है और मीजोडर्म से कवर होता है। डिफरेंस इसका देखें कि एंट्रोसिलोमेट क्या होते हैं। तो एंट्रोसिलोमेट में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इनिशियल डेवलपमेंट होता है तो जो इनवेजिनेशन प्रोसेस होता है, तो आप यहाँ पे देखते हो ये पोर बनता है, ये ब्लास्टोपोर होता है। और ये जो कैविटी नजर आती है आर्केंटिरॉन कैविटी इसको बोलते हैं, आर्केंटिरॉन कैविटी है। और ये जब मूव करते हैं इस तरीके से कैविटी इंक्रीज होती जाती है साइज, तो फिर यहीं पे मीजोडर्मल सेल्स जहाँ से स्प्लिट होते हैं, मीजोडर्मल सेल्स स्प्लिट होंगे। जो ये एंटीरॉन है, जो कैविटी है, उसी से मीजोडर्मल सेल्स स्प्लिट होंगे
यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेल्स इधर के आगे के एंडोडर्मल नेचर के हैं, लेकिन जो सेल स्प्लिट हो रहे हैं वो चल के आगे सीलोम बनाएंगे और ऐसा सीलोम बन जाएगा। तो एंट्रोसिलोमेट या साइजोसिलोमेट को हम यूसिलोमेट भी बोलते हैं। ट्रू सीलोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा और वो सीलोम मेसोडर्म से कवर होगा। तो यहाँ पे मेसोडर्म साइजोसिलोमेट में मेसोडर्मल सेल्स हैं, इससे बनते हैं। यहाँ पे जो इंट्रॉन कैविटी के आगे ये टर्मिनल सेल्स होते हैं, इसका स्प्लिटिंग होता है, पिंचिंग ऑफ होते हैं, सेल्स निकल के आते हैं, स्प्लिटिंग होता है और जाके एक यहाँ पे इस फॉर्म में अरेंज होते हैं और कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। ये इंट्रोसिलोमेट होते हैं। कई बार CSIR में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइलम रोटीफेरा में देखें तो रोटीफर्स जो होते हैं व्हील एनिमल इनको बोलते हैं, ये भी सीडोसिलोमेट होते हैं। जैसे राउंड वॉर्म है सीडोसिलोमेट, वैसे यहाँ पे भी ये सीडोसिलोमेट कैटेगरी शो करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम क्या है। यहाँ पे देखें, अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इन्वेजिनेशन प्रोसेस होता है, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा और मार्फोजेनेटिक मूवमेंट के टाइम पे कैविटी होगी। ये आर्केंटिरॉन कैविटी है जो फ्यूचर गट है। ये आगे चल के फ्यूचर में गट बनेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेगा। तो ये जो है रीजन, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोपोर। और ये जो ब्लास्टोपोर है, ये साइड में ब्लास्टोपोर और लिप सेल्स होती हैं, ठीक है। यही ब्लास्टोपोर अगर माउथ का फॉर्मेशन कर, माउथ मतलब स्टोमा मीन्स माउथ, तो माउथ अगर पहले बन रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम। उसके बाद ये जाके एक एंड पे फिर एग्जिट होगा और वो दूसरा जो एंड होगा वो एनस का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले माउथ बनेगा, माउथ फॉर्मिंग बिफोर द एनस, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम। तो फॉर्मेशन ऑफ माउथ या ओरल एंड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर प्रोटोस्टोम होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स जैसे फ्लैट वॉर्म है, एनिलिडा है, मोलस्का है, ये सभी आपके प्रोटोस्टोम होते हैं। राउंड वॉर्म प्रोटोस्टोम होते हैं, आर्थ्रोपोड्स प्रोटोस्टोम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं सभी कैसे होते हैं? प्रोटोस्टोम होते हैं, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स जो होंगे वो ड्यूटरोस्टोम में आएंगे। इनमें अलग अलग टाइप के क्लीवेज होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर स्पाइरल क्लीवेज है तो उससे प्रोटोस्टोम आएगा। केवल स्पाइरल से नहीं आएगा, रोटेशनल क्लीवेज आपको राउंड वॉर्म में मिलता है, सुपरफिशियल क्लीवेज आर्थ्रोपोड्स में मिलते हैं, स्पाइरल क्लीवेज आपका फ्लैट वॉर्म, एनिलिडा एंड मोलस्का। ये जो स्पाइरल क्लीवेज या डिफरेंट टाइप्स का क्लीवेज की बात करते हैं, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में टर्म यूज करते हैं। जहाँ पे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो एक जाइगोट जो बनता है उससे फर्स्ट क्लीवेज होगा तो दो सेल का फॉर्मेशन होगा अगर इक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज है, और अगर अनइक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज होता है तो दो डिफरेंट साइज के सेल बनते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें यॉक कंसंट्रेशन कितना है। अगर यॉक कंसंट्रेशन बहुत कम है या एलेसाइथल है या आइसोलेसाइथल कंडीशन होता है तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। अगर यॉक एक जगह पे ज़्यादा है एक जगह पे कम है तो वहाँ पे अनइक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज होगा। तो ये प्रोटोस्टोम होते हैं। अगर यही ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन फ्यूचर में आगे चल के ये एनस का फॉर्मेशन करे, या उसको बोलेंगे सेकेंड माउथ एबोरल या एनस का फॉर्मेशन हो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ड्यूटरोस्टोम। तो अगर ये एनस बनेगा तो दूसरे साइड वो माउथ बनेगा। तो एनस फॉर्मिंग बिफोर द माउथ। एग्जाम्पल में आपके काइनोडर्मेट्स होते हैं, काइनोडर्मेट्स आप इनवर्टिब्रेट के हैं। इसके अलावा जितने भी आपके कॉर्डेट आपके वर्टिब्रेट्स हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। एम्फियोक्सस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इकाइनोडर्मेट्स, इन सभी में रेडियल क्लीवेज होगा। तो ओवरऑल हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर रेडियल क्लीवेज हो रहा है तो फिर ड्यूटरोस्टोम आएंगे, और खासकर एनिमल में स्पाइरल क्लीवेज यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो कहेंगे स्पाइरल क्लीवेज से प्रोटोस्टोम आएंगे।
ट्यूनिकेट्स जो होते हैं उसमें बाइलेटरल टाइप ऑफ क्लीवेज होगा और मैमल्स के केस में रोटेशनल टाइप ऑफ क्लीवेज होगा। तो ये चीज़ें आपका प्रोटोस्टोम और डिट्रोस्टोम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मिक एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक एनिमल भी इसको बोलते हैं और ये मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं और पॉइक्लोथर्मिक एनिमल मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद दैट ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आते हैं। अब यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड तो सभी हैं लेकिन एक्सोथर्मिक सभी नहीं होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल मेंटेन रखते हैं अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसमें बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एम्फीबियन है कोई, ये एम्फीबियन है, ठीक है। सपोज इसका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री सेल्सियस है। अब हम टेम्परेचर यहाँ पे राइज करेंगे। हमने टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो पता चला कि इसने भी टेम्परेचर अपना क्या कर लिया, 40 डिग्री कर लिया। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस किया, तो फिर इन्होंने अपना टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो रहा, फ्लक्चुएट कर रहा। अब ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर जो है 1000 या 100 डिग्री सेल्सियस कर दो तो उस केस में तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या बिल्कुल 0 डिग्री कर दो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने का। टॉलरेंस रेंज होता है, इकोलॉजी में देखते हैं सेल्फोर्ट लॉ, उसमें टॉलरेंस रेंज होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट ऑफ जो रेंज है उसमें परफॉर्मेंस शो करता। तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मिक एनिमल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका इंटरनल टेम्परेचर चेंज होता है। अब यहाँ पे टर्म आता है एक्सोथर्मिक। ये क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब कि ऑर्गेनिज्म, सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ऑर्गेनिज्म बाहर से टेम्परेचर, बाहर का जो टेम्परेचर उससे एनर्जी या हीट गेन करता, हीट बाहर से गेन कर रहा, मतलब कि अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से गेन कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे एक्सोथर्मिक एनिमल। ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल को चेक कर लेते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल में ह्यूमन, मैमल है, ठीक है। सपोज ये एक ह्यूमन और 37 डिग्री सेल्सियस कोर टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर राइज करेगा 40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये राइज नहीं करेगा, इस वजह से हमें गर्मी लगती है। अगर टेम्परेचर कम होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इस वजह से हमें ठंडक लगती है। हमारा पेरिफेरल टेम्परेचर कम होता है थोड़ा सा और इंटरनल कोर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फ्लक्चुएशन पेरिफेरल टेम्परेचर पे होगा लेकिन इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वो फिक्स रहेगा। थर्मो होम्योस्टेसिस जो है ये फिक्स रहेगा। अब ये फिक्स कैसे होता, कैसे फिक्स करोगे ये? तो इसलिए मेटाबॉलिज्म यहाँ पे टर्म हम यूज करेंगे। तो जब मेटाबॉलिज्म होता, और मेटाबॉलिज्म में हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो टाइप के मेटाबॉलिज्म है, और कैटाबॉलिज्म मीन्स चीज़ों का टूटना। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है 2 मोल पायरुवेट में चेंज हुआ, 2 मोल पायरुवेट में चेंज हुआ, उसके बाद 2 मोल एसिटिल कोएंजाइम में चेंज होगा। ये अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। फिर 2 मोल एसिटिल कोएंजाइम 2 राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल को रन कराएगा। तो आप देखते हो इस दौरान जो है एटीपी मिल रहे हैं,
जहाँ CO2 मिलता है, यहाँ पे भी आप NADH मिलता है, यहाँ पे भी आपको NADH का फॉर्मेशन होगा, और क्रेब्स साइकिल के टाइम पे भी आप NADH FADH2 का फॉर्मेशन होगा। हम यहाँ पे कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं, कितना बन रहा है, यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। इन सब का ब्रेकडाउन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। NADH का ऑक्सीडेशन आपका कॉम्प्लेक्स 1 पे, FADH2 का ऑक्सीडेशन आपका कॉम्प्लेक्स 2 पे होगा, और ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो ट्रांसफर होता है कॉम्प्लेक्सेस पे, और उस दौरान जो है हीट भी बनता है, हीट रिलीज होता है, और जो वो हीट रिलीज होता है वो यूज होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने। तो हम चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं, हम एसिमिलेट कर रहे हैं, हम चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एसिमिलेटेड फूड को प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नया बायोमास कम बना पाते हैं। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल की जो प्रोडक्टिविटी है, न्यू बायोमास का प्रोडक्शन है, वो कम होता है, जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल का ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी काफ़ी हाई है। और तो वो इसलिए क्योंकि इनको अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मेंटेन रखना है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के फ्लक्चुएट होने से इंटरनल टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, और एंडोथर्मिक मीन्स की अपना इंटरनल टेम्परेचर वो इनसाइड मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है मेंटेन रखते हैं। बर्ड्स और मैमल्स, आप बर्ड्स और मैमल्स में देखते हैं कि उनके बॉडी सरफेस पे हेयर प्रेजेंट होता है, ऐसा फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन एमनियोट्स और एमनियोट्स क्या होते हैं। देखो, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो जब एग का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं, उनमें एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है एमनियोट्स, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे जो नॉन एमनियोट्स होते हैं वहाँ पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होता है। नो एमनियोटिक लेयर ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, दे ले एग्स, और वाटर में एग ले करते हैं, और नॉन क्लेडोइक एग होता है। नॉन क्लेडोइक एग ऐसा एग होता है जिसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती है। जैसे आप चिकन एग देखते हो, आप चिकन एग देखते हो तो जो सफ़ेद बाहर आपकी कवरिंग है वो क्लेडोइक एग का एग्जाम्पल है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग है। और अगर कवरिंग होती है तो उनके इनसाइड ही कंप्लीट चेक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, या जिसका एग है उस एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो वाटर में ले करते हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, फिश हैं, तो एम्फीबियंस जो हैं ये एम्फीबियंस ये दोनों टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं। लार्वल फॉर्म आप देखते हो कि एक्वेटिक होता है, और एडल्ट फॉर्म टेरेस्ट्रियल रहता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए या एग ले करने के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एमनियोट्स जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे अमोनिया होता है, अमोनिया होगा, और अमोनिया जो होता है ये वाटर सॉल्युबल, ये अमोनिया गैस तो है, लेकिन ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। ऐसा गैस है जो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये टॉक्सिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे ये डिफ्यूज करते रहते हैं अमोनिया को, ये डिफ्यूज करते रहते फिश और एम्फीबियंस जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली डिफ्यूज्ड बाय स्किन, है ना। अब अमोनिया वाटर सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया जो है ये 3 हाइड्रोजन से अटैच होता है। क्योंकि अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, आपका 3 हाइड्रोजन है, तो अमोनिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो अपनी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को पुल करता। तो ओवरऑल आप देखते हो कि यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज, और इन पे यहाँ पे नेट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमको देखने को मिलता है। तो जब दो पोल नज़र आते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो वाटर से, वाटर सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। टॉक्सिक होता है अमोनिया, और जो लोग अमोनिया सिक्रेट करते हैं उसको हम
जो है मोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। अभी हम आगे इसका देखेंगे इसके बारे में। एमनियोट्स की अगर बात करें तो एमनियोट्स में एमनियोटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एंड दे लिव ऑन द लैंड, जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है। और मैमल्स में प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग मैमल्स होते हैं। थीरिया जो होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं। मेटाथीरिया जो है मार्सुपियल्स होते हैं। ये आपका वीवी थीरिया जो है, ये मेटाथीरिया और थीरिया, और एक होता है यूथीरिया, ये प्लेसेंटल होते हैं। इसमें आपका ह्यूमन भी आ जाएंगे। क्लेडोइक एग प्रेजेंट इन द रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरिया। तो क्योंकि मैमल्स में सभी मैमल्स एग ले नहीं करते हैं, केवल प्रोटोथीरिया करते हैं, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स, तो इनमें क्लेडोइक एग प्रेजेंट होगा। और नॉन क्लेडोइक एग प्रेजेंट इन केस ऑफ थीरिया। तो थीरिया के केस में जो है नॉन क्लेडोइक एग होगा। ये जो आपका थीरिया है या यूथीरिया है, यहाँ पे नॉन क्लेडोइक एग होगा। जैसे ओवरी में ड्यूरिंग ओवुलेशन जो एग रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, और फिम्बरी उसको कलेक्ट करती है, ये जो एग होगा ये नॉन क्लेडोइक एग होगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होता। आप देखते हो कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होगी तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और ये वाले सब एग फर्टिलाइज एग हैं, जो कि उनको केवल एम्ब्रियो के, ये एग के इनसाइड पूरा कंप्लीट डेवलप होना है, उसके बाद फिर उसकी हैचिंग हो जाएगा। और हैचिंग होने के बाद आपका एंग वन न्यू ऑर्गेनिज्म आता है। तो एमनियोट्स ये होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और मैमल्स में ओनली वीवी ओवीपेरस जो होंगे, सॉरी ओवीपेरस जो होंगे प्रोटोथीरिया वो होते हैं, एमनियोट्स में आ जाएंगे। और एग की अगर हम क्लेडोइक एग की बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में प्रोटोथीरिया ही ओनली, यहाँ पे आपको ओनली क्लेडोइक एग मिलेगा। लेकिन एमनियोट्स की अगर हम बात करें तो एमनियोट्स के ये सब एग्जाम्पल है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में जितने भी आपके ये कैटेगरीज हैं सभी जो है एमनियोट्स होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट देखते हैं कि जो सिक्रेट करते हैं एनिमल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द लिवर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन, पायरिमिडीन होते हैं। तो ये जो होते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें तो अमोनिया और यूरिया आर वाटर सॉल्युबल, यूरिक एसिड इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। यूरिक एसिड जो कि प्यूरिन से बनता है, जब प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है, और प्यूरिन हमें पता है कौन होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, और ये नाइट्रोजनस बेस हैं, और नाइट्रोजनस बेस नॉन पोलर होते हैं। यानी कि अगर डीएनए में आप नाइट्रोजनस बेस देखते हैं नॉन पोलर होते हैं, तो इंटीरियर में होते हैं क्योंकि बाहर वाटर है। और हमारे ग्लूकोज, सॉरी यहाँ पे जो राइबोज शुगर हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर हैं और फॉस्फेट हैं, वो पोलैरिटी शो करते हैं, तो वो बाहर बाहर होते हैं। इन्हीं से डिराइव्ड होता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है यूरिक एसिड में। ऑन द बेसिस आप कि किस टाइप का वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं, उसमें आप मोनोटेलिक होते हैं, एनिमल सिक्रेटिंग अमोनिया, और जो कि हाईली टॉक्सिक फॉर द बॉडी, तो इसलिए वो सिक्रेट करते हैं, वाटर में डिफ्यूज होता रहता है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल्स के केस में भी है, ये ध्यान में रखना। और इनवर्टिब्रेट के केस में मोनोटेलिक कंडीशन है। यूरियोटेलिक में एनिमल सिक्रेटिंग यूरिया, वेरी लो टॉक्सिक होता है यूरिया। तो इसका मतलब जो यूरिया है उसको स्टोर किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं बॉडी में। यूरिया प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से और CO2 का जब ऑर्निथीन साइकिल से रिएक्शन होगा लीवर में, तो यहाँ पे बनता है यूरिया, ये हमारा यूरिया। और यूरिया जो है वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता। मैमल्स, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, कार्टिलेजिनस फिश एंड फ्यू बोनी फिशेस, ये सभी यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया सिक्रेट करते हैं। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड का सिक्रेशन होगा। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स यूरिकेज होता है। तो यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड जो है C5H4
N4O3 केमिकल फॉर्मूला है। यूरिक एसिड जो है, आप प्यूरिन और पायरिमिडीन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का, प्यूरिन का स्ट्रक्चर, सॉरी, प्यूरिन और पायरिमिडीन, तो ये आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका किसका होता है, यूरिया का होता है। और यूरिक एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यूरिक एसिड का। और यूरिक एसिड जो है मोस्ट ऑफ द मैमल्स के केस में एक एंजाइम होता है यूरिकेज, और उसको चेंज कर देता है। एंजाइम प्रेजेंट विच कन्वर्ट्स यूरिक एसिड इनटू एलेंटोइन। एलेंटोइन जो होगा ये मोर सॉल्युबल है। जब ये हम यूरिक एसिड को जो है यूरिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यूरिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में चेंज कर देंगे, एलेंटोइन में, तो जो लेस सॉल्युबिलिटी थी वो हाई सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, तो अगर हाई सॉल्युबिलिटी होगा तो ये इजीली जो है मूव कर सकता है, लेस टॉक्सिक हो जाएगा और इजीली जो है यूरिन के थ्रू मूव कर सकता है। यूरिकेज एंजाइम जो है ह्यूमन के केस में एब्सेंट होते हैं, और कुछ और मैमल्स जो हैं, डोमिनेंट मैमल्स जो हैं, उनमें एब्सेंट होता है। दस दे आल्सो एक्सक्रीट यूरिक एसिड, तो यूरिया के साथ साथ जो है यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट करते हैं। और अगर एक्सेस में यूरिक एसिड यही एक्युमुलेट हो जाएगा ज्वाइंट्स में, तो इन्फ्लामेशन होगा, जिसको हम गाउट बोलते हैं। अगर यही एक्सेस किडनी में स्टोर हो गया तो किडनी स्टोन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। रिपोर्ट है कि अगर ये ज़्यादा स्टोर होता है तो डायबिटीज में भी ये इफेक्ट करता है, डायबिटीज कर सकता है। जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट है, यो यूरिकोटेलिक नेचर के होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन है, तो ये ऑर्गेनिज्म और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या होंगे, पोरीफेरा, सेलिंट्रेटा, इकाइनोडर्मेट्स में कोई खास जो है ऑर्गन नहीं है, यहाँ कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है। प्लेटिहेल्मिन्स में देखेंगे तो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है ना, ये बहुत सारे मिलकर फ्लेम सेल्स बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। एनिमल्स में एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है। एनिलिड में अर्थवर्म है, आर्थ्रोपोडा में आप देखेंगे आर्थ्रोपोडा काफ़ी डाइवर्स होता है। इसमें जो है क्लासेस जो है इंसेक्ट हैं, आर्किनिड हैं, क्रस्टेशियंस हैं, तो इसमें आप देखेंगे डिफरेंट, बहुत ज़्यादा इनका डाइवर्सिटी है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको सिस्टम मिलेंगे, जैसे एनिलिड में तो मेटानेफ्रिडिया होता है, इंसेक्ट में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है, एंटीनल ग्लैंड्स एंटीनल रीजन में होता है क्रस्टेशियंस में, या ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। मैक्सिलरी ग्लैंड होगा, कॉक्सल ग्लैंड होगा, आर्किनिड में होगा ये। फिश में गिल्स होंगे, एम्फीबियंस में किडनी, जो एम्फीबियन जो हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, वहाँ पे किडनी, रेप्टाइल्स में किडनी, बर्ड्स में किडनी और मैमल्स में किडनी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जितना मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहिए और इन सभी चीज़ों को मेमोराइज करना है। आप इसको कॉन्सेप्ट बना के भी रट सकते हैं, कॉन्सेप्ट बना के जो है उसको रट सकते हैं, रटने का मतलब कि मेमोराइज कर सकते हैं। पोरीफेरा, निडेरियन, टिनोफोरा है, प्लेटिहेल्मिन्थेज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, ये सब जो फाइलम है यहाँ पे इनके लार्वल फॉर्म्स हैं। तो पोरीफेरा में देखेंगे एम्फीब्लास्टुला, ये एम्फीब्लास्टुला है, PHI एम्फीब्लास्टुला। पेरेनकाइमुला है। निडेरियंस में प्लेनुला है, एक्टिनुला है। टिनोफोरा में साइडिप है। प्लेटिहेल्मिन्थेज में मिरासीडियम है, सर्केरिया है, ये लार्वल फॉर्म है। एनिलिड में जो है ट्रोकोफोर, नेक्टोकीटा है। आर्थ्रोपोडा में नोप्लस है। जूया लार्वा आगे चल के जो है यही जब और मेच्योर होता है तो मेगालोपा में चेंज होता है, फाइलोसोमा। फिर माइसिस है, ये साइजोपोडल लार्वा बोलते हैं इसको। मोलस्क में ट्रोकोफोर लार्वा होता है। एनिलिड में मोलस्क में देखो लार्वा सेम नजर आ रहे हैं, ट्रोकोफोर। काइनोडर्मेट्स में प्लूटियस लार्वा काइनस में होता है। विपिनेरिया लार्वा आगे चल के मेच्योर होकर ब्राकियोलेरिया, ये स्टार फिश में मिलता है। डोलियोलेरिया लार्वा भी मिलता है इकाइनोडर्मेट्स में। हेमिकार्डेट में टॉर्नेरिया होता है, प्लैंक्टोनिक लार्वा होता है क्रॉन वार्म का।
यूरोकॉर्डेट में टैडपोल है, एम्फीबियंस में टैडपोल एक्सोल्ट लार्वा प्रेजेंट होता है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे हम अगला वीडियो बनाएं। थैंक यू।